जो पुलिस का थाना जलाने में संकोच नहीं कर रहे, वो आपका घर जलाने में संकोच करेंगे? इस गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स से, जो पुलिस से नहीं डरते वो आपसे डरेंगे। जो पुलिस के ऊपर फायर ओपन कर रहे हैं, आपके पास तो बंदूक ही नहीं है, आप क्या फायर करोगे? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमको आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। आपने हल्द्वानी के बारे में बहुत कुछ देख लिया होगा, बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। मैं हल्द्वानी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कुछ उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा। लेकिन इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो क्या है? ये हल्द्वानी ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? ये हल्द्वानी ऐसी घटनाएं क्यों होती रहेंगी? और जो एक लार्जर प्लान है, जो बड़ा प्लान है, वो क्या है? हल्द्वानी जैसे घटनाएं जो है ये क्यों कराई जाती है और किसके इशारों पे कराई जाती हैं, और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भारत में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कश्मीर कितने हैं, तो आप कहेंगे जी एक कश्मीर है। गलत। भारत में एक कश्मीर नहीं है। भारत में कम से कम 20 से 25 अलग अलग कश्मीर हैं, जो कि 1991 और 90 के पहले वाले कश्मीर की स्थिति में है। लेकिन वो जब चाहेंगे तब सामने वाले के इशारे पे उसको 1989, 90, 91 का कश्मीर बनाया जा सकता है, इन 20 से 25 जगहों को। अब ये जगह कौन सी हैं और ये जगह क्यों बनाई गई हैं और उसको कश्मीर क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपको हकीकत बताऊं तो कश्मीर के बाहर, चाहे आप पंजाब देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से हैं वो देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, आसाम के अलग अलग हिस्सों को देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में भी और हिस्से हैं, केरल में आप चले जाइए, केरल में, महाराष्ट्र में कुछ पॉकेट्स हैं, तेलंगाना के कुछ पॉकेट्स हैं, कर्नाटका में भी ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पे कभी भी एक सेट ऑफ एरियाज को कश्मीर में कन्वर्ट किया सकता है आउट ऑफ देयर विल। नूह का आपने देखा ही है, जो मेवात का इलाका है, मेवात में भी सेम हालत है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो सामने वाले हैं, चाहे वो जो है वो जिहादी कह लीजिए उनको, चाहे इस्लामिस्ट कह लीजिए, आप उनको जो नाम देना है, या भटके हुए युवा कह लीजिए, ये पुलिस के ऊपर फायर खोलने में बिल्कुल नहीं डरते। हमने उत्तराखंड में भी देखा, हमने नूह में की जो हिंसा हुई थी। ये मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये रीसेंट एग्जांपल्स हैं। वहां पे भी वो पुलिस के ऊपर फायर खोल देते हैं, वो नहीं डरते हैं, वो पुलिस का थाना जो है फूंक देते हैं। आपने अभी देखा हल्द्वानी में उन्होंने पुलिस का थाना फूंक दिया। देखिए, ये पुलिस के ऊपर जो बहुत बड़े अपराधी होते हैं, जो किसी भी क्षेत्र के, आप हम सब भारत में रहने वाले, हम सबको ये चीज़ पता है कि जो कोई भी माफिया होता है, या जो बहुत बड़ा माफिया होता है, या बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, वो हर काम करता है, बस एक काम नहीं करता है, वो कि पुलिस के ऊपर हमला कभी नहीं करता। वो बड़े से बड़े आदमी को टारगेट कर लेगा, वो किसी पॉलिटिशियन को टारगेट कर लेगा, वो किसी भी पैरामिलिट्री को टारगेट कर लेगा, पुलिस को टारगेट कभी नहीं करता। उसका रीजन क्या है? कोई कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, उसको ये चीज पता है कि जिस दिन उसने किसी पुलिस वाले को, या किसी पुलिस के इंस्टीट्यूट को, या किसी पुलिस के थाने को टारगेट किया, उस दिन से उसके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि पुलिस फिर उसको पर्सनली ले लेती है और फिर पुलिस मेक श्योर करती है कि वो इंसान सर्वाइव ना करे। हमारे पास जो सबसे रिसेंट एग्जांपल है वो कानपुर के दुबे साहब का, आपने देखा होगा। उन्होंने जो गलती की, वो भी एक क्रिमिनल था, एक अपराधी था। उसने जो गलती की, उसने गलती ये की कि उसने पुलिस को टारगेट किया, उसने पुलिस वालों को मारा। जिस दिन उसने पुलिस वालों को मारा, उस दिन उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई और गाड़ी जो है वो पलट गई। तो इंडिया में कोई भी पुलिस हो, वो कभी भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ती जो उनको टारगेट करते हैं। और ये बात हर अपराधी को, हर क्रिमिनल को, हर गैंगस्टर को पता होती है। इसलिए कोई भी बड़े से बड़ा गैंगस्टर पुलिस को कुछ नहीं करता। वो पुलिस के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, उनको रिश्वत देगा, उनके साथ डील कट करेगा, लेकिन उनको टारगेट करने की गलती नहीं करता। अगर पकड़ा जाता है तो जेल चला जाएगा, फिर वो किसी और तरीके से मैनेज करके वहां से भागेगा या उसको छुड़ाया जाएगा, लेकिन पुलिस के ऊपर कभी फायर नहीं खोलते। तो ये जो भीड़ आती है अचानक से, चाहे वो शाहीन बाग के बाद आप दंगे जो होते हैं वो आप देख लीजिए, दिल्ली दंगे देख लीजिए, या आप इंडिया में जगह जगह अलग अलग दंगे हुए। ये जो नुपुर शर्मा के केस के बाद जो ये दंगे इंडिया में शुरू हुए हैं, या इन दंगों की जो टेक्निक शुरू हुई है, इसमें पुलिस के ऊपर हमला कैसे हो जाता है, थाने कैसे जला दिए जाते हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? एक मौलाना तौकीर रजा है, वो आप सुन लीजिए, उसका बयान है, मैं आपके सामने बयान प्ले कर देता हूँ। वो कहता है कि हमारे सब्र की जो है वो इंतहा हो गई है, और हमारे सब्र की वो परीक्षा ली जाए, और
प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां का एक 2 टके का मौलाना बोलता है कि ये पागल हो गया है, धामी पागल हो गया है। और अभी तक तो हम अपने जो युवा है इनको हम रोक रहे हैं, और जिस दिन हमने हाथ खींच लिया तो उस दिन हम बता देंगे हम ना पुलिस से डरते हैं ना हम सरकार से डरते हैं। और ये धामी अपने आप को जो है मोदी बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, और जिस तरह से अपमानजनक भाषा से वो मुख्यमंत्री को एड्रेस कर रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप पहले वो ये वीडियो देख लीजिए कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। आपने वीडियो देखा, अब आप सोचिए कि ये हिम्मत कहाँ से आती है। ये जो पॉकेट्स बनाए गए हैं ये स्ट्रैटेजिकली बनाए गए हैं। बांग्लादेशी आज की डेट में भारत में करीब 6 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 6 करोड़ बांग्लादेशी हैं इस देश में। मैं नोएडा में रहता हूँ, आप जिस भी शहर में रहते होंगे आप अपने शहर में जाइए और जा कर के ज़रा पूछिए, आपके शहर में जितने सब्जी वाले हैं, जो फल वाले हैं, जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, या इस तरह के जितने भी काम करने वाले लोग हैं, ज़रा आप उनकी आइडेंटिटी पता करिए, ये लोग कौन हैं। किसी भी शहर में, सिर्फ दिल्ली और नोएडा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुंबई चले जाइए, आप गुड़गांव चले जाइए, आप बनारस चले जाइए। बनारस की मैं आपको बता दूं, आज की डेट में बनारस के घरों में जो काम करने वाली बाइयाँ हैं उनमें से 90% बाइयाँ जो है वो बांग्लादेशी हैं। तो अगर वो बाइयाँ बांग्लादेशी हैं तो उनके हस्बैंड भी तो कुछ ना कुछ काम बनारस में कर ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो बसे होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। बनारस में जो रिक्शा चलाने वाले हैं 60 to 70% रिक्शा चलाने वाले सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। आप उनसे पूछेंगे कहाँ घर है तो आपको आसाम या बंगाल बता देंगे, लेकिन वो है बांग्लादेशी, सबको पता है, क्योंकि वो सिर्फ एक विशेष धर्म से आते हैं। आप पता कर लीजिए, आप जिस भी शहर में रहते होंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके शहर में क्या आपने ऐसे लोगों को एनकाउंटर किया है जो बंगाली बोलते हैं और वो रिक्शा चलाते हैं या वो सब्जी फल बेचते हैं। कल हमने एक चर्चा की थी डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर दत्ता के साथ। उन्होंने बताया कि मतलब ये सर्वे कराया वहाँ के एक सिटिंग कोर्ट के जज ने, वो वीडियो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। देहरादून के एक जज ने एक सर्वे कराया कि पता करो कि देहरादून शहर में ये जो बांग्लादेशी कितने हैं, और ये जो फ्रूट्स लगाते हैं सड़क के किनारे जिनके कारण ट्रैफिक जाम लगता है, इनमें से कितने हैं जो बांग्लादेशी हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 7001 ये नंबर आया था। जो 7001 ठेले वाले हैं जो फल बेचते हैं सिर्फ, वो बांग्लादेशी है देहरादून शहर में। मैं अब उत्तराखंड के गांव का पता करिए, आप उत्तराखंड के और इलाकों का पता कीजिए, देहरादून के जो आउटस्कर्ट्स इलाके हैं वहां पे पता करिए। इस तरह से इस देश में जितने भी स्ट्रैटेजिक जगह हैं, जम्मू कश्मीर में आप जाइए, जम्मू कश्मीर में आपने देखी होगी खबरें कि वहां पे जो है रोहिंग्यास को लाके बसाया गया है। अब वो रखाइन डिस्ट्रिक्ट से चले हैं, म्यांमार से, और जाकर ये कहाँ बस रहे हैं, जम्मू में बस रहे हैं। वो आसाम में नहीं बस रहे, वो बंगाल में नहीं बस रहे, वो बिहार में नहीं बस रहे, वो उत्तर प्रदेश में नहीं बस रहे, वो जम्मू में जाके बस रहे हैं, कश्मीर में जाके बस रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये सारे के सारे ये बॉर्डर स्टेट्स में ही क्यों बसते हैं सारे रोहिंग्या जा करके, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे मतलब या अरुणाचल हो, इन्हीं एरियाज में जाकर क्यों बसते हैं? सोचिए जरा। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो आपके यहाँ पे जो एक 2 वे, एक तरीके की हम कह सकते हैं कि 2 डायरेक्शन से आपके यहाँ पे जो ये हमलावर है,
ये आ रहे हैं। एक तो ये जो रोहिंग्याज आ रहे हैं और बांग्लादेशी आ रहे हैं। रोहिंग्याज जो है आपके बॉर्डर स्टेट में स्ट्रेटेजिकली बस रहे हैं। बांग्लादेशी आपके देश के जो मेन स्ट्रीम के जितने भी अर्बन पॉकेट्स हैं, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, वो इन एरियाज में जाके बस रहे हैं। और जो रेडिकलाइजेशन आपका केरला से, जो साउथ से हो रहा है, जो पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये आपके यहाँ पे केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन एरियाज में जो है वो साउथ से जो है वो नॉर्थ की तरफ वो आपके रेडिकलाइजेशन हो रही है। तो आपको बेसिकली चारों तरफ से स्प्रिंग रोल की तरह ना आपको लपेटा जा रहा है उसमें। और जब भी कोई दंगे होते हैं तो इन दंगों में कौन होते हैं वो लोग ही सबसे ज़्यादा हमला करते हैं, जिनको ये डर नहीं है कि वो थाना जलाने में उनको डर नहीं लगता। यही लोग हैं, ये यही लोग हैं। और इनके जो कोलैबोरेटर्स हैं, जिन्होंने इनको ला करके यहाँ बसाया है, वो कौन है? वो मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग हैं, जो मुख्यमंत्रियों को धमकी देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। ये वो अपोजिशन की पार्टियां, ये इंडिया अलायंस वाली पार्टियां हैं जो इनको अपना वोट बैंक की तरह के तौर पे देखती हैं। 6 करोड़ अगर बांग्लादेशी इस देश में है तो आप सोचिए, मैं कहता हूँ 6 करोड़ भी छोड़ दीजिए, 4 करोड़ मान लेते हैं, चलिए 3 करोड़ मान लेते हैं। आपको अंदाजा है इस बात का कि 4 करोड़ या 5 करोड़ वोट्स कितनी सीटें इलेक्ट कर सकते हैं लोकसभा में? विधानसभा में कितना डिसाइसिव होते हैं ये? आपको आइडिया है इस चीज का? उनके लिए तो वो सत्ता पाने का, उनको तो इंडिया अलायंस का तो क्लियर है भाई, हमको सत्ता अगर आईएसआई चीफ को भारत का राष्ट्रपति बना के मिलती है तो वो भी बना लेंगे वो, क्योंकि इससे तो फिर भी बहुत कम है। आप 6 करोड़ एलियंस को ला करके आप यहाँ पे बसा रहे हैं। अगर आपको याद होगा जब सीए और एनआरसी का जब बिल आया तो इसका जब विरोध शुरू हुआ तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा था ना, मेरे और आप में से हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, कि यार मतलब इसमें है क्या? मतलब अगर सारे के सारे यहाँ रहने वाले लोग इंडिया के नागरिक हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जो एनआरसी बनेगी उसमें आपसे आपके घर आएंगे, आपको कहीं बुलाएंगे नहीं, आपके घर आएंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई साहब आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? कहेंगे भाई साहब हम इतने साल से रह रहे हैं। क्या भाई साहब आपको कोई जानता है? हाँ जी हमें जानते हैं। क्या आप हमें 3 लोग ऐसे दे सकते हैं जो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके पिता, आपके दादा इसी इलाके के थे? तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल दे सकते हैं, हमारे पूरे गांव है, हमारे पूरे गांव में से आप किसी से भी पूछ लो, 3 लोग तो बहुत कम है। तो इस पे ऑब्जेक्शन क्या है? सोचने वाली बात थी कि इस पे ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है। और हर कोई यही सवाल पूछ रहा था। और सीए में ये था कि भाई जो बाहर से जो आने वाले जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, और सबसे ज्यादा तो जो हिंदू पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो इंडिया आना चाहते हैं वो तो दलित समाज से आते हैं, वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो दलित समाज के लोग हैं, वो ट्राइबल्स हैं। इसलिए अगर आपको याद होगा तो मायावती ने उसको सपोर्ट किया था। मायावती ने कहा था भाई सबसे ज्यादा तो पीड़ित वहां पे दलित हैं, तो हम तो सपोर्ट करते हैं इसका। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतने बड़े प्रोटेस्ट खड़े कर दिए। शाहीन बाग लग गया। शाहीन बाग भी सिर्फ दिल्ली में नहीं लगा, इस देश में कम से कम 150-200 अलग अलग शाहीन बाग लग गए। दंगे शुरू हो गए। छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटका, हर राज्य में दंगे शुरू हो गए और वहां पे लोग मरने शुरू हो गए उन दंगों में। तो ये इतना विरोध क्यों हुआ था इसका? वो इसीलिए हुआ था क्योंकि ये जो 6 करोड़ लोग हैं इनको वापस भेजने की तैयारी हो रही थी। ये जो 6 करोड़ लोग हैं अगर ये चले गए तो अपोजिशन पार्टी इसका वोट बैंक चला जाएगा। और जो ये इंडिया में बैठे तौकीर रजा और ओवैसी जैसे लोग हैं जो इनको यूज करते हैं ना सिर्फ अपने इलेक्टोरल यूज के लिए बल्कि स्टेट को ब्लैकमेल करने के लिए, स्टेट के ऊपर हमलावर होने के लिए, कब्जा करने के लिए, गुंडागर्दी के लिए, दादागिरी के लिए, वो इनका लेवरेज चला जाएगा इनके हाथ से। तो ये अलग अलग कश्मीर बनाए जा रहे हैं आपके देश में और ये अलग अलग कश्मीर समय समय पे उभरते रहते हैं। आज हल्द्वानी उभरा है तो आप भी जागे हुए हैं, मैं भी जागा हुआ हूँ, सारे जागे हुए हैं। जिस दिन ये हल्द्वानी की खबर ठंडी हो गई उस दिन आप भी बिग बॉस में लग जाएंगे, आप भी केबल टीवी देखेंगे, आप भी कुछ और देखेंगे, आप नेटफ्लिक्स की सीरीज देखेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। उसके बाद तो ये कश्मीर अलग अलग कश्मीर बनाने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना, बिकॉज हल्द्वानी वाला तो मैनेज हो गया। ऐसे ही शाहीन बाग भी मैनेज हो गया था इतने दंगों के बाद। ऐसे ही नुपुर शर्मा के इंसिडेंट के बाद भी सारा मैनेज हो गया था, उसके बाद उसको भी हर कोई भूल गया। तो हमारा जो ये केयरलेस एटीट्यूड है, ये केयरलेस एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की घटनाओं के लिए। आज हल्द्वानी में जो लोग मरे हैं उनमें कल को आपका भी कोई भाई हो सकता था, आपका भी बेटा हो सकता था, आपकी भी बहन हो सकती थी, आप एक परिवार में कोई भी सदस्य हो सकता था। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये सारा कश्मीर होते हुए देखना है या इसके बारे में आपको सवाल उठाने हैं, आपको सरकार से सवाल पूछने हैं।
कि आप एनआरसी लेके आ रहे हैं, आप इनको यहां से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। सरकार ने अभी कल अमित शाह का बयान आया कि एनआरसी होके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है। मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन जब इसका विरोध होगा तो उसके विरोध जब लोग सड़कों पे निकलेंगे तो आप भी इसके समर्थन में सड़कों पे निकलिए, क्योंकि ये समस्या आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। अगर बनारस, इंदौर और इस जैसे 2 टियर सिटीज तक ये पहुंच चुके हैं और इतने लार्ज नंबर में पहुंच चुके हैं, अगर ये देहरादून में 7,000 थे आज से इतने साल पहले, तो आज सोचिए कि देहरादून में इनकी नंबर्स कितने होंगे। तो ये जो पुलिस के ऊपर जो हमला करने वाले जो एटीट्यूड है ना, जो पुलिस का थाना जलाने में संकोच नहीं कर रहे, वो आपका घर जलाने में संकोच करेंगे। इस गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स से, जो पुलिस से नहीं डरते वो आपसे डरेंगे। जो पुलिस के ऊपर फायर ओपन कर रहे हैं, आपके पास तो बंदूक ही नहीं है, आप क्या फायर करोगे। आपके पास वोट है तो उसका सदुपयोग करें, पहली चीज। दूसरी बात, इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा यूथ, हम अपने यूथ को रोक नहीं पाएंगे, हम अपने नौजवानों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और वो धमकियां दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि धमकी देना ठीक है, आपका शौक है धमकी देना, आप धमकी आपने दे दी, कोई बात नहीं है, लेकिन गर्दन काटना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमला करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी का घर जलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो हमें आपसे अच्छी तरीके से आता है। ऐसा नहीं है कि आपको आता है, हमें भी आता है, सबको आता है गर्दन काटने। गर्दन काटने की विद्या अकेले आपको नहीं आती है। हमारे यहाँ तो देवी देवता है जिनका काम ही गर्दन काटना है, तो हम तो पिछले 25,000 साल से गर्दन ही काटते आ रहे हैं। हमारी शराफत को, हमारी दरियादिली को, हमारे पेशेंस को, हमारे सब्र को हमारी कमजोरी ना समझें। हमारा समाज जो है, जिस आपके साथ समस्या ये है कि आप उछलते बहुत हैं। आप उछलते हैं, आप उछल करके चैलेंज करना शुरू करते हैं, आप उछल करके हम ये कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ऐसे ठोक देंगे, हम ये कर देंगे। देखिए, जिस दिन जब रिटेलिएशन आता है तो सबसे बड़े विक्टिम आप बनते हैं, फिर आप रोते फिरते हैं, यहां से लेके यूनाइटेड नेशंस तक रोते हैं। आप हर जगह कहते हैं कि देखो हमारे साथ जाती हो रही, फिर आपको अरब याद आने लगते हैं, फिर आप कतर की एम्बेसी टैग करने लगते हैं, फिर आप अरबों को याद करते हैं, आप उनको टैग कर करके देखें मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जाती हो रही है, अरबों आओ हमें बचाओ। कोई अरब नहीं आएगा आपको बचाने, ठीक। तो कहते हैं ना, इंसान का बच्चा बने, आराम से रहें, तरीके से रहें। और इंडियन सिटीजन है तो इंडियन जो लॉ है, जो कानून है, उसका पालन करें। और ये जो ज़मीन पे कब्जे, ये ज़मीन पे कब्जे क्यों होते हैं? ये ज़मीन पे कब्जे इसलिए होते हैं बिकॉज अब ये जो 6 करोड़ लोग आए, इनके पास यहाँ रहने को ज़मीन नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, तो ये रहेंगे कहाँ? यहाँ का जो मुसलमान जो इनको लेके आ रहे हैं, या ये जो इंडिया अलायंस वाली जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, ये तो अपने घर में इनको रखेंगी नहीं, इनको तो वोट चाहिए इनका, तो वो जाएंगे कहाँ? तो उसके लिए फिर सरकारी ज़मीन पे कब्जे शुरू होते हैं। सरकारी ज़मीन पे कब्जे शुरू होते हैं, फिर ये वक्फ बीच में आती है, वक्फ इनको ज़मीनें जो है वो कब्जा कर करके देती है, और फिर वहाँ पे एक ये, और सबसे इजी मोडस ऑपरेंडी है ना, आपको कोई भी ज़मीन कब्जा करनी हो तो आप वहाँ पे पहले आप वहाँ पे एक टेंट लगाएं, फिर उस टेंट के नीचे आप 4 पत्थर रख दें, फिर उस 4 पत्थर को 40 कर दें, 40 को 80 कर दें, और जिस दिन 150 पत्थर हो जाएंगे उस दिन वो मज़ार में कन्वर्ट हो गई, और जिस दिन मज़ार में कन्वर्ट हो गई उस दिन तो फिर वो ज़मीन आपकी रही नहीं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वक्फ आ जाएगा बचाने, वक्फ आएगा कि जी हमारी ज़मीन है। तो ये सरकारी ज़मीनों पे कब्जे करते हैं क्योंकि इनको इन रोहिंग्यास को एकोमोडेट करना है, इनको इन बांग्लादेशियों को एकोमोडेट करना है। तो ये जो सारा जो स्कैम चल रहा है इंडिया में अगर आप आज सर्वे करा लें तो आज से 10 साल पहले जितनी दरगाहें होंगी आज की डेट में उससे कम से कम 500%, 5 गुना ज़्यादा दरगाहें होंगी। तो इतने पीर सूफी फकीर जो है कि सबके सब जो है वो पिछले 10 साल में मर गए। इतने सूफी पीर जो है वो मिडीवल इंडिया में नहीं हुए जितने पिछले 10-15 साल में पैदा हो गए इस देश में, पैदा भी हो गए, होकर मर भी गए, उनकी मज़ारें भी बन गई, दरगाहें भी बन गई। तो ये जो कब्जा माफिया है, जिसको ये दरगाह पीर शरीफ ये जो होते हैं, इनको बस एक ही चीज़ की दरकार है, इनको भी एक पीर चाहिए। उस पीर का नाम है पीर ऑफ डंडा शरीफ, ठीक है। वो जो पीर है ना डंडा शरीफ, वो डंडा जिस दिन इनको दिया जाएगा उस दिन ये सारी मज़ारें भी बननी बंद हो जाएंगी, सारी दरगाहें भी बननी बंद हो जाएंगी, और ये जो कब्जा माफिया का ये जो बिजनेस है ये अपने आप बिल्कुल रोल बैक हो जाएगा। ये इनको अगर आप कहते हैं ना कि विद ब्रूट फोर्स, इनको अगर आप बेदर्दी के साथ नहीं कुचलेंगे तो ये आपके सर पर चढ़ करके नाचेंगे। वही हो रहा है वहां पे उत्तराखंड में। यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यूपी में 1 मिनट नहीं लगता घर गिराने में।
यूपी में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहां पे नो नॉनसेंस सरकार है। धामी सरकार ने जो एक्शन लिया है, उन्होंने जो जमीनें कब्जा जो छुड़ाया बिल्कुल सही कराया है, लेकिन आइडेंटिफाई कराएं, जो कि वहां की सरकार कर रही है, आइडेंटिफाई कराएं कौन कौन थे, और इन सब के घर गिराए जाए बिना तफरीक, चाहे जितने भी हो। 500 घर गिराने पड़ते हैं, 500 घर गिराएं इनके। और सबसे पहला घर ये मौलाना तौकीर आज़ाद जैसे लोगों का गिराएं, इसको उठा करके जेल में डालें, और इसको उठा करके इसके ऊपर जिन एनएसए लगाना उसके ऊपर एनएसए लगाएं, जो लगाना हो लगाएं, इसको अंदर करें और बिल्कुल ब्रूट फोर्स के साथ इनको सप्रेस करें, क्योंकि यही वो लैंग्वेज है जो इस तरह के रेडिकल्स को समझ में आती है और दूसरी भाषा को समझ में नहीं आती। और सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि देखें, अगर आप चीज़ें डील नहीं करेंगे, आप चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर लोग जो है ना, फिर वो लोग खुद सॉल्व करने निकलते हैं। और जब जनता सॉल्व करने निकलती है, जब जनता सोल्यूशन लेकर के निकलती है, तो जनता का सोल्यूशन जो होता है ना, वो कोर्ट कचहरी वाला सोल्यूशन नहीं होता, वो फैसला ऑन द स्पॉट होता है। जिस दिन आम इंसान का घर जल गया, जिस दिन आम इंसान का कोई बच्चा मर गया, फिर उस दिन जो रिटेलिएशन होगा, फिर सरकार के लिए डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आकर के वो भी फटेगा टिकट आपके ही सर पे, वो किसी और के सर पे नहीं फटना, क्योंकि इनका काम तो यही है, दंगे भड़काओ, दंगे हो जाए, जब हिंदू पलट करके मारेगा तो उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करना है, फिर उसके बाद पर्चियां काटनी है घूम घूम करके पूरे देश में कि हमारे मुसलमान भाई जो कि उत्तराखंड के दंगों में जो शहीद हो गए, उनकी मदद के लिए जो है ये चंदा रसीद है। फिर इस पूरे देश में चंदा रसीदें कटनी शुरू होंगी, मिडिल ईस्ट में चंदा रसीदें कटनी शुरू होंगी, उसमें लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं और थोड़ा बहुत चीदा चीदा जो भी बचता है वो यहाँ पे भेज देते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उनके बिजनेस मॉडल पर चलना है या इनको डील करना है। तो मैं तो सरकार से कहूँगा, सरकार खुद डील करे और इन सबके घर गिराए, और नहीं गिराना है तो कम से कम कुर्की करा दे इन सबके घर। जब ये आ भी जाते हैं या सरेंडर भी करते हैं तो इनको थोड़ा सा तेल पिलाया जाए, अच्छे से थोड़ा तेल पिलाया जाए। थोड़ा तेल पिएंगे तो शरीर भी मजबूत होगा इनका, और इनको थोड़ा समझ आएगी कि समाज में रहा कैसे जाता है, समाज में बिहेव कैसे किया जाता है। और दंगा करना, घर जलाना, हमले करना, गर्दन काटना, ये किसी की मोनोपोली नहीं है, ये विद्या सबको आती है। धन्यवाद।